प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए आंखें कोमलता से बंद करेंगे। गहरी श्वास भीतर लेंगे। धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हुए श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर से गहरी श्वास लेते हुए प्रार्थना करेंगे। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थ हि स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। Om. Rub your palms. Touch your eyes. Now gently open your eyes. चलिए, आज सुबह की कक्षा में किसी को कोई भी जो डिफिकल्टी हुई उस पर डिस्कशन करना हो तो बताइए। कुछ समझ नहीं आया, कंटेंट भी भेज दिया मैंने, देखा होगा, पढ़ा होगा, वीडियोस देखे होंगे। अच्छा मैम, आज सुबह वही सब हुआ था, मेरा तो मिस हो गया था आज के लिए। वही सब हुआ था और कल उसका रिवीजन है, परसों से हम नया स्टार्ट कर देंगे। सूक्ष्म और स्थूल भी हुआ था, तो कल रिवीजन है। रिवीजन में आप लोगों को करना है। आज मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर ही दिया था। एक्चुअली मैम आज मेरा पीरियड्स का लास्ट डे था, तो सोचे करना चाहिए या नहीं, ऐसा करके एक्चुअली आप सिर्फ आके बैठ जाते, देखते रहते। चारुल जी ने भी केवल वॉच ही किया था, इनको भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब एटलीस्ट आप देखते तो एक्सप्लेन तो मैंने सारा किया ही था ना। और देखिए, अगर मॉर्निंग की भी रिकॉर्डिंग लेने लगे ना, फिर कोई नहीं आएगा। सब लोग काफी लाइटली लेंगे चीजों को, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। फाइन। अब तक जो पढ़ा, यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई। कल आपका टेस्ट भी हुआ था, टेस्ट में सबके अच्छे मार्क्स आए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। क्यों, कितने आए आपके? मैम 16 आए। हमारा ना 3 मतलब एक कंफ्यूजन वो सूक्ष्म और उसका कंफ्यूजन रह गया, और कब था अनुलोम विलोम। तो हमने ये वाली चीज मैम से क्लियर की थी कि नाड़ी शोधन में होल्ड करते हैं और अनुलोम विलोम उसका प्रिपरेशन है। पता नहीं मैम, ध्यान कहीं और था और गलत पे टिक कर दिया। तो बस इसीलिए टेस्ट हो रहे हैं ना। इसका मतलब हमारी तरफ से समझाने में कोई कमी नहीं है, आपके फोकस की थोड़ी सी कमी है। क्योंकि देखिए, फीडबैक इसलिए लेते हैं कि हमारे एंड पे कोई कमी हो तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे ना, ठीक करेंगे। तो वो तो आप बताएंगे। अगर कहीं कुछ लग रहा है, कोई पॉइंट वापस एक्सप्लेन करना हो तो वो भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बताइए। बाकी मैं तो सेटिस्फाई हुई कि हाँ, अच्छा किया, टेस्ट में सबने अच्छा किया। लास्ट वीक के कंपैरिजन में चारुल जी का चेक नहीं हो पाया अभी, बट आई एम श्योर अच्छा किया होगा। एक्चुअली वो इंग्लिश मीडियम से है ना, तो वो थोड़ा अलग जाता है उनका कंटेंट। चलिए, अब बताइए, यूनिट 1 की डिफिकल्टीज बताइए, खुल के बताइए। रिवीजन तो किया होगा, अच्छी सी छुट्टी मिल गई कल की, तो बोलेंगे सब। मैम कल छुट्टी कहाँ, कल तो प्रिपरेशन एग्जाम के लिए एकदम दिमाग खराब। दिमाग खराब नहीं, दिमाग सही हो गया ना। मार्क्स कितने आए आपके? अच्छे आए थे, सबके अच्छे आए। अच्छे तो है, पर जैसे पिछली बार 20 था, इस बार 4 कम हुआ। थोड़ा हम भाषा में फंस गए। जैसे एक तो यही वाला अनुलोम विलोम वाले में थोड़ा सा भाषा में इस बार ट्रिकी थे क्वेश्चंस ना, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। टू द पॉइंट, राइट, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हर वीक ट्रिकी मिलेंगे आपको, पूरा ऐसा तैयार करेंगे कि आपको पूरी लगन लग जाए योग की। इस वजह से ऐसी तैयारी दे रहे हैं। बहुत इजी दे देंगे तो क्या होगा बताओ। अब वहां 60 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 10 तो ऐसे आएंगे कि बच्चे भी कर दें। फिर थोड़े 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 टफ होते, लास्ट 10 थोड़े से चैलेंजिंग भी होंगे। अभी तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी बाकी है। अभी कल वाले में सारे लोगों को फुल मार्क्स आए क्या? नहीं, फुल मार्क्स किसी के नहीं है। एक दो सबके। पूजा जी के भी 1-2 कटे हैं। वही कल टफ था थोड़ा, भाषा मेरे लिए थोड़ा टफ हुआ 2-4। वो मैंने लास्ट के 4-5 जानबूझ के बनाए थे, बिगनिंग के नहीं थे। मुझे लगा सारे इजी आ रहे हैं, थोड़ा सा तो कुछ करते हैं। तो ऐसे तैयार रहना आगे भी। लेकिन कम से कम कंफ्यूजन तो क्लियर हो गए ना, लर्निंग हुई ना। अगर इजी मिल जाते, लड्डू एकदम से लिया और खा लिया तो क्या मजा है। थोड़ा सा स्ट्रगल होना चाहिए। हाँ बोलिए चारुल जी। आद्या तुरंत मुझे जैसे मैम मॉर्निंग की प्रैक्टिकल क्लास का डाउट है, वो अभी पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए, क्लियर कर लीजिए।
मतलब डाउट नहीं है, मुझे ये पूछना है कि जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसे राइट और लेफ्ट वाली, जिसका हमें 5 टाइम्स या 6 टाइम्स कुछ भी करना है, तो पहले जैसे पूरा कुछ भी जैसे हमने ये किया है फॉर एग्जांपल, तो ये जैसे 5 टाइम्स किया, फिर इसके बाद इसको हम 5 टाइम्स करेंगे या कॉन्जिक्यूटिवली करना होता है, मतलब कुछ इसके मतलब एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है? एग्जैक्ट अभी आपने जो पूछा ना, उसमें तो सिंपली ओपन करके और दोनों का साथ ही करना है। हाँ, ये साथ ही अब होता है। इंडिविजुअली जब होगा तो जितना आपने इधर उतना उधर, ऐसा मानते हैं। जैसे नेक रोटेशन किया तो 5 टाइम्स अगर क्लॉकवाइज है तो 5 टाइम्स ही एंटी क्लॉकवाइज करना है, बैलेंस करना है सब। तो अच्छा ठीक है। तो जैसे जैसे ये पैर वाला जब हम किक करते हैं और वापस बैक लेकर आते हैं, तो जैसे एक बार किक मारा, फिर बटक पे आया हमारा, फिर वापस इसी पैर को राइट से किक हाँ, मारने इसी का। को इसी से कर लो 5 या 6 टाइम्स, मिनिमम 6, मैक्सिमम 12। अच्छा। 4 क्यों बताते हैं? क्योंकि वहां एग्जामिनर्स आपको 1-1 मिनट देंगे। सपोज आप 4 का ही आ गया सीक्वेंस से, यहाँ 4 लोगों में से वो खड़ा करते ही जैसे चारों से प्रार्थना करवाई, 1-1 मिनट प्रार्थना का दिया, उसके बाद आपको सीधा ले आएंगे सूक्ष्म व्यायाम पे। तो वो यही बोलेंगे। प्रार्थना में से कोई प्रश्न पूछना होगा, अर्थ पूछ सकते हैं, कहाँ से लिया हुआ है ये, आपको और कोई भी आती है क्या, इसका हिंदी अर्थ बताओ, इसका रेफरेंस दो, ये किसने कहा था, किस उपनिषद से है। इसलिए आपको सबके रेफरेंस पहले ही दे दिए थे पीडीएफ में, क्योंकि वो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये कहूंगी प्रार्थना इतनी जल्दी करना सीखो कि संस्कृत में प्रार्थना की, तुरंत हिंदी अर्थ भी बोला और फिर ओम शांति करके, मतलब उनको बोर नहीं करना है, उनको 1 मिनट में पूरा दे देना है। बोरियत बिल्कुल नहीं फैलानी है, धीरे धीरे बैठ के अपना सुर, हो सकता बहुत अच्छी आवाज होगी आपकी, लेकिन वहां हमें आवाज नहीं, हमको केवल शांति से 1 मिनट में उसको खत्म करके उनको संतुष्ट कर देना है। शॉर्ट रखनी है। उसके बाद वो आपको सूक्ष्म व्यायाम बोलेंगे। 4 लोग रहोगे, हो सकता आउटसाइडर मिल जाए आपको कोई। मेरा जब अभी 2 हुआ था, सब कोई भी बैच का नहीं था। 1 तो मेरा वॉलंटरी था, मेरी खुद की तैयारी थी, कैवल्य धाम गई थी मैं, तो वहाँ तो सब कुछ मेरे लिए नया था, बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस, बट बहुत अच्छा रहा था। वो सिंपली आपको वॉच करेंगे, बहुत माइन्यूटली वॉच करेंगे। अब आपको कहा, आपको ग्रीवा शक्ति दे दिया, इनको कटी शक्ति दे दिया, इनको जंघा शक्ति दे दिया, इनको जानू शक्ति दे दिया। अब जिनको जानू शक्ति मिला उनके पास तो केवल वो किक मार के पीछे लाने वाला है, तो ये 6-6 बार करेंगी, 1 मिनट लग जाएगा। जिनको कटी शक्ति है वो 2-2, 3-3 बार ही करे, क्योंकि 5 चीजें दिखानी है वहां पे। तो आपका एम क्या होना चाहिए कि 1 से 1.5 मिनट में मैं 5 दिखा दूं कि सर मुझे तो 5 स्टेप पता है, आप बोलिए। आपको बोलना जबान से है ही नहीं, करके दिखा देना ना 5 टाइम्स, तो वहीं सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि सिलेबस में 5 प्रकार दिए हैं, इन्होंने 5 दिखा दिए। तो आप अपनी बुद्धि का यूज करते हुए उसको वहां शॉर्ट करो, उसको इतनी देर तक मत दिखाओ कि पहला ही आप दिखाए जा रहे हो। ग्रीवा शक्ति के कितने 4 है, तो आपको हार्डली 3-3, 4-4 करने हैं और हल्की सी स्पीड मेंटेन रखते हुए करने हैं, ताकि वो आपके चारों चीजें देख सके। वो देख रहे उसको है, सवाल उससे पूछ रहे, नजर चारों पे रहती है। ऑनलाइन में भी इतना अच्छा वॉच कर लेते हैं। तो बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, सारे स्टेप एकदम माइंड में सीक्वेंस से लर्न। आज मैंने आपको सिखाते वक्त मैं कहीं नहीं रुकी थी, क्योंकि मैंने उनके शॉर्ट नोट्स बना रखे एक पेपर पे। मैं रात को एक बार रिमाइंड करके सोई थी, सुबह मैंने एक बार बंद आंखों से रिमाइंड किया और मैं आपको बताती गई। अच्छा, तो मतलब इन शॉर्ट की जैसे कोई भी हमें एक्सरसाइज करनी है, मतलब वहां नहीं, डेली हमारी लाइफ में भी, तो कोई भी लेफ्ट राइट का जो अलाइनमेंट है, पहले पूरा लेफ्ट के 4 अगर पूरे होते तो 4 करेंगे, फिर हम राइट में जाएंगे। ऐसे तो नहीं होता है ना कि जैसे एक साइकिल बनाने का मतलब है कि एक लेफ्ट वाला किया, वापस राइट अलाइन करो, वापस लेफ्ट राइट, यार ये प्रोसेस, ये मतलब नेक रोटेशन है, पहले 4 बार पूरा क्लॉकवाइज घुमा लो, फिर 4 बार पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। पाँव का है, बैठ के भी करते हैं, एंकल जॉइंट को रोटेट पूरा 4 बार, इधर से इधर, इधर इधर क्लॉकवाइज किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज लो। ऐसा नहीं कि उसी वक्त क्विकली इधर सर्कल, जैसे आप वो अनुलोम विलोम की बात कर रहे हैं कि इधर लेफ्ट से लिया तो इधर इधर, वैसे ही साथ के साथ करें। क्या मैं समझ गई क्या कहना चाह रहे हैं? वो नहीं करना है। पर मैम जैसे गर्दन का पहले यहाँ राइट होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, ऐसे ही ना? हाँ, ये वाला प्रोसीजर, ये इसी सीक्वेंस से चलेगा। अब जब आप ये आगे वाला कर रहे हैं, फर्स्ट 1 वाला, तो उसी को ही आप 3 बार करके दिखा देंगे। आपको जैसे एग्जामिनर ने यही दे दिया ग्रीवा शक्ति,
तो आप केवल 3-3 बार कीजिए वहां पे, ताकि आप चारों दिखा सके। 4 स्टेप है, चारों दिखाना है, 1 मिनट में दिखाना है। तो एकदम टाइम सेव करते हुए 4 टाइम्स ये, 4 टाइम्स ये, 4 टाइम्स रोटेशन, उसको 3 कर दो फिर, क्योंकि 3 क्लॉकवाइज भी होगा, 3 एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। और फिर आपको 4th वाला कॉन्ट्रेक्शन वाला भी दिखाना है। आपको छोड़ना अपनी तरफ से कुछ नहीं है, सिलेबस को इतना अच्छा फॉलो करना है कि एग्जामिनर आपकी अगर प्रार्थना और सूक्ष्म व्यायाम से इम्प्रेस हो जाए तो आगे बहुत कुछ बचेगा ही नहीं करने को। फिर हालांकि करवाएंगे वो सब आपसे, वो सूर्य नमस्कार भी करवाएंगे, स्थूल व्यायाम भी करवा लेते हैं, करवाया था, मुझसे भी करवाया था। उसके बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं ना, तो प्राणायाम पे ज़्यादा ध्यान होता है, मुद्रा और बंद प्राणायाम पे। और बिगनर्स, अभी आप बिगनर्स ही हैं, आपके ये चीज़ें ज़्यादा काउंट होगी, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ताकि लेवल 3 आ जाएगा तो भ्रामरी, इन पे विशेष पूछेंगे, उज्जाई पे पूछेंगे विशेष रूप से। फिर वो डीप डीप जाते जाएंगे, 6 तक जाते जाते तो फिर वो अलग ही चीज़ें हो जाती है। चलिए, तो मैं टेस्ट के लिए इतनी अच्छी पढ़ाई की सबने, तो समझ में आ गया, यूनिट 1 क्लियर है। हाँ मैम बोलिए। एक चीज और कि आप जब टेस्ट देते हैं ना, तो हम अगर उसको टिक करते हैं तो हाथों हाथ पता चल जाता है राइट और रॉन्ग। मैं मेरा पर्सनल बता रही हूँ कि जैसे मुझे स्टार्टिंग में ही पता लगा मेरा गलत हो गया, देन आई रियलाइज कि ये माइक्रो और मैक्रो में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, तो मैंने आगे वो ठीक कर लिया। लेकिन एग्जाम्स में ये पता नहीं लगेगा, तो मैम ये सिस्टम हटा दो ताकि एक बार में जितनी गलतियां होनी है हो जाए और हम उसको पूरा ढंग से क्लियर करें। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है स्टूल में ये कर दें कि दोबारा से आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। हाँ जी, वो आ गया कि ये रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर ये, तो जो एक कंफ्यूजन चल रहा था मुझे माइंड में, वो मुझे क्लियर हो गया, अच्छा ये ऐसा हो गया, तो मैंने नीचे वालों में सुधार लिया। तो अगर हमें ये पता नहीं चलेगा तो हम फिर वो कहते हैं ना कि और डीप अच्छे से करेंगे, तो ये चीज मतलब हाथों हाथ ठीक वो है, कहते हैं ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस चल गया, वो ओके नहीं ओके चलना चाहिए। ओके, गॉट इट गॉट इट। ठीक थैंक है, यू मैम। ट्रांसपेरेंसी आएगी उससे। और हाँ हाँ जी जी, मैम। आगे फिर आपको, हालांकि आपके एग्जाम में पैटर्न यही रहेगा, लेकिन मैं इसका ट्रेंड चेंज करूंगी, आपको 1 लाइन भी मिलेंगे। देखो, उससे फर्स्ट हैंड नॉलेज आएगी और मैनुअली भी लिखने की आदत पड़ेगी आपकी। आपको फिर 1 लाइन भी मिलेंगे, उसमें 4 ऑप्शन नहीं मिलेगी, आपको अपने हिसाब से एक एक वर्ड में आंसर मैम देना। मैंने ये थोड़ी कहा था कि आप इतना टफ कर नहीं, अभी दीजिए। थोड़ी कर रही हूँ मैं, आगे के हाँ वीक्स में होगा ना, जब तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर आप हाँ जी। पिछली चीजों को एमसीक्यूज में क्यों लेंगे बताइए। जब यूनिट 1 कंप्लीट हो गई तो उसको तो हाँ आप फिर जी। 1 वर्ड में सीखिए ना। और देखिए, जितने बड़े चैलेंज लेंगे ना, उतनी अपनी शक्ति बढ़ती है। जितने बड़े चैलेंज लेते हैं उतनी शक्ति बढ़ती है, और चैलेंज जितने छोटे लोगे ना, फिर हम उस लेवल तक जा ही नहीं सकते। हमने मतलब वही हथियार डाल दिए। ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट है ये, सोच के देखिए आप। हो जाएगा, डोंट वरी। अगर आप योग के फील्ड में आए हो तो सब होगा। इतना विश्वास योग पे रखिए। मैं अपने, मेरे पे विश्वास रखने की नहीं कह रही ना, मैं कोई भगवान का नाम ले रही हूँ। आप तो योग पे विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए, यूनिट 1 मैं मान के चलूं कि अगर मैं सिलेबस उठा के किसी को कह दूं कि इसके ऊपर बोलना है आपको, तो आप बिना अपने नोट्स के सिलेबस को उठा के बोल सकते हैं व्हाट इज एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होती है वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग। तो वो युजरी योगे, युज समाधौ, युज संयमने, वो प्रॉपरली आप सब लोग बोल सकते हो। उसके गण बोल सकते हो, हिंदी अर्थ बोल सकते हो। फिर आगे ऑरिजिन, हिस्ट्री की बात हो तो वो आपको एजेस में जो डिवाइड किया है वो एजेस के नाम बोल सकते हो। सबको है इतना कॉन्फिडेंस। फिर अगर चारों थिंकर्स की बात करें तो उनके जन्म के बारे में, उनकी कोई विशेष जो पुस्तक है, उनका निर्वाण दिवस, वो बोल सकते हो। टोटली ऐसे कवर कर सकते हो क्या? तो मैम इसका मतलब एकदम जैसे आप हमें बोलेंगे कि ये वाला टॉपिक पे बोल दो, तो मैम एकदम से नहीं मतलब आप इसके लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए कि 1 वीक बाद मैं कोई भी पूरा इस टॉपिक में से किसी से भी कुछ भी पूछ लूंगी, तब मैम एकदम नहीं, से फिर अटक जाए। मैं फिर बुलवाऊंगी नहीं, मैं रिटर्न टेस्ट लूंगी आपको। उसमें फिर सिलेबस सामने रख के और की नोट्स, जैसे अभी पूजा जी ने भेजे थे। तो पूजा जी, आप कॉन्फिडेंट हो कि अगर बिना देखे सिलेबस सामने रख के और एक खाली पेपर दे के बोले कि की नोट्स बना दो, तो बना दोगे? जी मैम। ऐसा कॉन्फिडेंस आना है, ठीक है, वो करना है। तो ये सब उस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। ये नहीं आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं तो पिछली को आप विस्मृत कर दो, उसका रिवीजन चलता रहेगा और की नोट्स वाला रिवीजन चलेगा। अगर वो आ गया
तो कंसेप्ट तो आप समझ ही चुके हो, हमने हर कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा है। मैंने कोई थिंकर्स की बात भी बताई तो उनसे जुड़ी हुई कोई कहानी भी आपको सुनाई है। विवेकानंद जी की बात हुई तो मैंने वो कहानी भी सुनाई, ताकि इंटरेस्ट बना रहे। हमको पढ़ाई को बोरिंग तरीके से नहीं करना है, बहुत लिवली तरीके से करना है। चलिए आज हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लेने वाले हैं, जो फादर ऑफ योगा कहे जाते हैं। मॉडर्न फादर अलग है और फादर ऑफ योगा अलग है। महर्षि पतंजलि कौन है? योग के पितामह कहेंगे, फादर कहेंगे। और मॉडर्न योग के कौन कहलाएंगे? पूजा जी, कौन है मॉडर्न योग के, आधुनिक योग के पितामह? मैम अयंगर। कृष्णमाचार्य जी है, अयंगर जी है? कृष्णमाचार्य जी से ना। कृष्णाचार्य अयंगर नाम तो है ना मैम, फुल नेम में? नहीं, वो उनका रिलेशन था, मैंने बताया था आपको, जीजा जीजा और साले वाला साले का relation। रिलेशन। कितने कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब इस वीक में 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी ऐड होंगे। वर्ड मेडिटेशन डे का किया था ना मैंने, और योगा डे का भी किया था, आपकी जनरल नॉलेज जांचने के लिए। कल थे ना टेस्ट में ऐसे प्रश्न, इस बार अब ऐसे भी आएंगे, तैयार रहना, ये चीजें भी सुनते रहना। तो अब महर्षि पतंजलि ने जो एक ग्रंथ लिखा, वो आज भी एक राजयोग का आधार कहा जाता है। राजयोग क्या है? अब आप हो सकता है आप में से किसी का जन्मपत्री हॉरोस्कोप पे विश्वास हो, तो राजयोग शब्द से सुन लेते हैं ना, कोई बच्चे की जन्मपत्री देख के कहते हैं अरे इस बच्चे के तो राजयोग है। तो क्या समझते हो आप लोग कि जब बड़ा होगा तो बड़ी अच्छी जॉब होगी या बिजनेस होगा, अच्छी सैलरी होगी, खूब गाड़ियां वाड़ियां होगी, मतलब राजा वाली लाइफ जिएगा। तो एक तो मैं क्लियर कर दूं कि जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतने बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो राजा बनने के लिए है ना, उतने ही बड़े चैलेंजेस भी आएंगे उसकी लाइफ में, ये मान के चलिए। और हमारे योग में राजयोग का अर्थ है अपने मन पे अपना शासन, अपना कंट्रोल। ठीक है, किसी को लगा मुझे गुस्सा दिलाना है, उसे पता है मुझे इस बात से चिढ़ है, तो उसने वो काम किया और मैं उस पर बरस पड़ी, चीखने लगी, मतलब मेरा अपने पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, मेरा रिमोट कंट्रोल तो उसके हाथ में है। वो जब चाहे मुझे मजबूर कर सकता है कुछ भी बोलने के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, मुझे रिप्लाई नहीं करना है तो मैं इग्नोर कर दूंगी उसे, तो इसका मतलब मेरा अपने मन पे शासन है। तो योगा के डिफरेंट स्कूल्स है, देखिए, मंत्र योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है, या ये कहें सबसे अंतिम है। इसके बाद केवल मोक्ष समाधि ही मिलेगी, निश्चित है। कर्म योग अच्छा है, लेकिन निष्काम कर्म होना जरूरी है। भक्ति योग बिल्कुल आपको ले जाएगा ईश्वर की तरफ, लेकिन हर कोई भक्ति नहीं कर सकता। जो लोग दिमाग से काम लेते हैं ना, वो दिल से काम नहीं लेते हैं, तो वो भक्ति कर ही नहीं सकते। अब कई लोग इतने भावुक होते हैं कि वो दिमाग से निर्णय नहीं लेते, उनको पागल बना के आप कुछ भी करवा लो उनसे, तो उनमें ज्ञान योग नहीं है, वो केवल एक टूल की तरह दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। अब जिनको हठयोगी है, हठयोग बड़ा अच्छा करते हैं, आसन वगैरह बहुत अच्छे कर लेते हैं, पूरा कंट्रोल है, क्रियाएं भी आ रही है, लेकिन उसके आगे के स्टेप्स पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग योग पे नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन राजयोग एक ऐसा है जो आपको लास्टली अपने मन पे शासन सिखा देता है। उसके बाद फिर आप विवेक ख्याति पे पहुंचते हैं, मतलब पूरा माइंड एकदम प्यूरिफाई, क्लीन, आपके कोई संस्कार नहीं बचते हैं, कुछ भी नहीं बचता है। तो वो सब हम पढ़ेंगे आज। बहुत सिंपल सा देखना है कि एक पतली सी किताब है जिसमें 195 सूत्रास है। सूत्र होते हैं छोटे से वाक्य में बड़ी सी बात कह देना। श्लोक 2 लाइन के होते हैं, सूत्र 1-1 लाइन के होते हैं। सूत्र में बहुत गहरी बातें शॉर्ट में कह दी जाती है। अब इसका डिवाइडेशन किया है, देखिए, ये पाद शब्द बोलना है, अध्याय नहीं बोलना है, लेसन, चैप्टर नहीं बोलना है। क्या बोलना है? पातंजल योग सूत्र में 4 पाद हैं, पाद यानी अध्याय हैं। पहला है समाधि पाद। अब सबसे पहले हमने क्या टारगेट रखा? योग के फील्ड में आए, वैसे तो हम हो सकता है अभी हम आए हो कि मुझे अपना स्टूडियो रन करना है, मुझे अपना करियर बनाना है योग में, बट एक पैरेलली हम एक और रखते हैं ना कि सुख शांति रहे, जीवन शांत रहे, समस्याएं ना हो, हमें डील करना है। प्रॉब्लम्स तो आएगी,
बट योग हमें डील करना सिखा देता है, हमें वो प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस में कन्वर्ट करना सिखाता है। हम उन्हें चैलेंजेस लेते हैं और उनको हम गेट ओवर करते हैं। तो समाधि लक्ष्य है लास्टली। अगर एक लाइन में पूछे योग का उद्देश्य समाधि, तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने बात ही समाधि की है कि क्या चाहिए, समाधि चाहिए। अब समाधि करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, साधन। मैंने कहा मुझे अमेरिका जाना है, तो मेरे पास साधन तो मेरा वीजा हो, मेरा पासपोर्ट हो, मुझे प्रॉपरली मैंने टिकट्स बुक करवाए हो, तो उसका साधन तो होना चाहिए ना। फिर आगे बात है कि अगर मैंने साधना की और साधन लिए तो फिर विभूतियां आएगी। अब किसी किसी को हो जाती है ना सिद्धि, कि उसको ये मंत्र सिद्धि है, उसके पास जाओ, ऐसा करते उसका वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सिद्धियां आके दरवाजे खटखटाती है। अगर साधक साधना में बहुत आगे बढ़ता है ना, तो उसको चीजें सिद्ध हो जाती है। तो ये है विभूतिपाद। विभूति यानी विभूतियां मिलना, सिद्धियां मिलना। और फिर अगर विभूतियों में ये साधक नहीं उलझा कि विभूति आई कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तुम्हारे में इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम लोहा टच करो तो सोना बन जाएगा। कई लोग होते हैं स्मेल करके बता देते हैं इस भूमि में यहाँ पे ये है, गड़ा हुआ धन है, ऐसा है। अब जो इनमें उलझ गया वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। और जिस साधक ने कहा कि नहीं, मेरा टारगेट तो मोक्ष की प्राप्ति है, मुझे सिद्धियों में नहीं उलझना है, मुझे मिल गई है, ठीक है, मुझे ना इनको दिखाना है, बाहर प्रदर्शन भी नहीं करना, किसी को शो ऑफ नहीं करना है, ये पड़ी है साइड में, मैं अपने काम में लगा रहूंगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हो हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता माता सीता ने उनको दी, उनके पास है, पर वो कहीं पे प्रदर्शन करते हैं क्या? जरूरत होती है तब यूज करते हैं। किस लिए? राम काज के लिए, कि मेरे प्रभु का काम सिद्ध हो जाए, उनका काम बनाना है मुझे, इसके लिए वो उनको यूज करते हैं। लेकिन वो उनमें उलझते नहीं है, कहीं पे वो अभिमान नहीं करते कि मेरे पास ये सिद्धि है, देखो 1 मिनट में देह को इतना बड़ा बना लेता हूँ, 1 में इतना छोटा, ऐसे ऐसे राक्षसों को मार देता हूँ, ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनका लक्ष्य, वो तो हालांकि उनको तो भक्ति, ज्ञान, कर्म सब सिद्ध है, लेकिन लक्ष्य कैवल्य। वो अलग बात है कि उनको फिर माता ने अजर अमर रहने का आशीर्वाद दे दिया। अजर अमर गुणनिधि सुत हो, हे सुत तुम अजर अमर हो जाओ। तो ये 4 स्टेप याद रखेंगे आप कि अगर हमें राजयोग चाहिए, राजयोग का मार्ग हमने चुना है, तो महर्षि पतंजलि सबसे पहले बात कर रहे हैं समाधि पाद की। फिर समाधि तक पहुंचने के लिए साधन अपनाने हैं। साधन मैंने अपनाए तो मुझे विभूतियां मिली, विभूति में अगर मैं नहीं उलझी तो मैं कैवल्य पे चली गई। नहीं तो 2, 4, 6, 10, 20 जन्म इंसान भटकता रहता उन सिद्धियों में, कैवल्य की तरफ नहीं जा सकता। अब आप अगर कभी ये मौका मिले, पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे ना 195 सूत्रास, तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा है। लेकिन आपके कोर्स में भी काफी पार्ट कवर हो रहा है, तो आज हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। अब इसके सूत्र संख्या सबको लर्न कर लेनी है, आज ही कर लेनी है, अभी लर्न बाय हार्ट, इसी वक्त कर लो। समाधि पाद 51 सूत्रास है उसमें, साधन पाद में 55, विभूति में 55, कैवल्य में 34 है। टोटल कितने हैं? 195। ठीक है, ये ऊपर दिख रहा है यहाँ 195 सूत्रास टोटल है। ये डिवाइडेशन है, चाहो तो अभी शॉर्ट में जल्दी से लिख लो, साथ के साथ 3 बार रीडिंग कर लो। रात को सोने से पहले रीड करोगे, सुबह उठते ही पहले इसको रीड करोगे। ब्रश कर रहे हो तो भी सामने वो पेपर रख लेना की नोट वाला, एक नजर डाल लेना, फिर नहीं भूलोगे, जरूरी है ये याद होना। समाधि पाद 51, साधन पाद 55, विभूति पाद फिर से 55, कैवल्य पाद 34। आप गूगल पे सर्च करोगे 196 है। मेरे साथ वाइवा में एक जर्मन लेडी आई थी, वो 196 बोल रही थी। एग्जामिनर संतुष्ट नहीं हुए, शायद नहीं निकाल पाई थी वो। थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है जब गूगल से हम पढ़ते हैं और कुछ भी निकाल के पढ़ लेते हैं। तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आप बिल्कुल इसे लिखेंगे अच्छी तरह। अब जब आप समाधि पाद पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? योग का क्या अर्थ है, क्या लक्ष्य है, चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाता है, समाधि का स्वरूप क्या होता है। फिर साधन पाद पढ़ेंगे तो योग की विधियां, अष्टांग योग, या आप एक परिचय ले चुके हो, बहिरंग अंतरंग, 8
टाइप्स है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें जो फर्स्ट 5 है दे आर बहिरंग योग, जब बाहर सधता है तो अंदर उतरते हैं हम, तो वहां धारणा ध्यान समाधि है। विभूति में इन तीनों का अंतरंग योग की बात हुई है, फिर जो सिद्धियां मिली है योग से उनकी बात हुई है, और चित्त की अलग अलग अवस्थाओं की बात हुई है। फिर बात करेंगे कैवल्य की, कि मोक्ष का वर्णन है उसमें, चित्त और पुरुष का भेद है, और फिर अंतिम मुक्ति की बात की गई है। तो मैं ये मान के चलूं, ये चारों जो अलग अलग पाद के नाम हैं वो और सूत्र संख्या आपने लिख ली और ये कल तक सबको याद होगी। कल जैसे ही क्लास बिगिन होगी सब लोग सुना दोगे, अदरवाइज आप वीडियोस भेज सकते हो। फाइन, आगे बढ़े। 4 पाद के नाम क्लियर है सबको? चलिए अब देखते हैं क्या है ये महर्षि पतंजलि का योग सूत्र क्या है। पतंजलि योग सूत्र भारतीय योग दर्शन का अत्यंत प्रामाणिक और सुव्यवस्थित ग्रंथ है। इसमें योग के स्वरूप, साधना पथ तथा आत्मिक मुक्ति की प्रक्रिया को सूत्र शैली में प्रस्तुत किया गया है। सूत्र मतलब छोटी एक लाइन में बड़ी बात कह देना। तो योग का मूल उद्देश्य क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, आत्म स्वरूप की अनुभूति करना है। अब आपको एक बहुत कॉमन सी मैं बात जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो मैं पहले से बता रही हूँ ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। चित्त क्या होता है? अक्सर ये सवाल सबके मन में आता होगा। आपके सिलेबस में देखिए समाधि पाद के 1 से 12 तक के सूत्र हैं वो देखेंगे। चारुल जी हैंड रेज किया, पूछना है कुछ? बताइए। नो मैम, वो आप चित्त पूछ रहे थे ना तो मैंने कहा चित्त बताने वाली थी। हाँ बताइए बताइए। आज ही पढ़ रही थी इसलिए। चित्त का मतलब बेसिकली होता है कि जो हमारे अंतर, जो आपने जो हमें 4 अंतःकरण बताए थे ना, मन, बुद्धि, मतलब मन एक चित्त होता है, एक अहंकार होता है और एक बुद्धि होती है। बिल्कुल तो जो हमारा चित्त का मतलब होता है कि जो हमारे जितने भी जन्मों से हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारी बॉडी पे जितने भी संस्कार की जो हमारी लेयर्स लगी हुई है, हमारे जितने भी कर्मों की पैटर्न है जितनी है वो सब हमारी अक्यूमुलेटेड है हमारी मेमोरी में, चित्त में। तो जब वो सब कुछ क्लीन होगी तभी हमारे अंदर योग मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। इसलिए तो वृत्तियां मतलब वो सारी की सारी लेयर्स हमारी बॉडी पे है, प्लस माइनस, अच्छी बुरी दोनों। गुड, सही समझे आप। बाकी सबको भी इसी तरह से क्लियर कर लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 ज्ञानेंद्रियां पढ़ी आपने, 5 कर्मेंद्रियां पढ़ी। उनके ऊपर कौन शासन करता है? मन। मैंने इसका एक बार पहले भी एग्जाम्पल दिया जब हमने ये सब पढ़ा था कि एक बहुत कॉमन सी बात है, सामने हम लोग सब गर्ल्स लेडीज हैं तो सब्जी बनाने की समस्या आती है। ऑप्शन होती है 10 तरह की सब्जियां रखी है, घर की भी है, कुछ दाल भी है, राजमा भी है। तो हमारा मन क्या कहता है? ये बना ले, ये बना ले, वो। फिर बुद्धि आके निर्णय दे देती है, नहीं फाइनली ये, बस इसको कैटेगरी कर लो, अब कुछ नहीं सोचना है। अब हृदय क्या होता है? हृदय शब्द अक्सर सुनते हो ना, अनाहत चक्र यहाँ हृदय है। फिर आप बुद्धि भी सुनते हो, बुद्धि कोई अलग चीज है क्या? फिर चित्त तो और भी अलग हो गया। तो इन सब के लिए एक क्लियर वो रखना कि एक कोई बड़ी सी कहीं कंपनी है, कुछ है, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं कि कोई उसका सीईओ है, कोई डायरेक्टर है, कोई उसमें एम्प्लॉय है और कोई उसमें लास्ट वाला स्टाफ है। तो इसको वैसे कैटेगरी करके रखना कि जो सबसे नीचे जो स्टाफ हेल्पिंग होता है कि जो क्लीनिंग भी कर देता है, कुछ सबको पानी सर्व करना, ये सब वो हमारी इंद्रियां हो गई। उसके ऊपर एक सुपरवाइजर हो गया, वो मन हो गया। उससे ऊपर चले तो हृदय, वो भावनाओं का एक केंद्र है, तो उसको HR मान लो। कुछ ऐसा करके ट्रिक लगा के आपको इसको कंसेप्ट को क्लियर रखना है। माइंड क्या है? ब्रेन, वो एकदम अच्छी पोजीशन पे है तो वो आप मान लीजिए मैनेजर है। फिर उससे भी ऊपर चित्त, वो CEO मान लीजिए। ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। एक ऐसे कर सकते हैं कि एक दर्पण है, क्लीन है एकदम, बट उस पे जब लेयर्स आ गई तो हमें अपना ही प्रतिबिंब साफ नहीं दिख रहा है। एक स्वच्छ नदी है, उसमें जल बह रहा है तो वो स्वच्छ है, अब वो रुक गया वहां पे। तो अगर हम अपने विचारों को रोज साफ करते रहें कि किसी के लिए कुछ हमें नेगेटिव थॉट आ भी गई गलती से, तो हम उसको अगर उसी दिन क्लीन कर देंगे
तो हम बहते पानी की तरह साफ है हमारा चित्त, वहां कुछ संस्कार जमे नहीं है, हमने माफ कर दिया। नहीं तो कई बार हम याद रखते हैं ना, अच्छा उस समय जब मैंने उसे फोन किया था ना, उसने पिक भी नहीं किया था, मुझे जरूरत थी तब, मैं भूली थोड़ी हूँ, अब मैं देख लेना उसको, क्या मैं उसको रिवेंज लूंगी। तो इसका मतलब आप अपने चित्त पे, उसका तो कुछ नहीं होगा, आपने अपने चित्त में बहुत कुछ भर लिया। तो ये चित्त है, ठीक है। और इसका एक बहुत फेमस जो योग की परिभाषा, योगश चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, नियंत्रण, कंट्रोल, वो योग है। ये एक परिभाषा ऐसी है कि इनिशियल कोई योग सीखने आएगा तो भी उसके काम आएगी, और जिसने योग में हाईएस्ट डिग्रीज ले ली हो, JRF SRF सब ले लिया हो, उसको भी काम आएगी, और जीवन में तो काम आएगी ही, ठीक है। तो मैं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से खुद चीजों को समझती हूँ पढ़ के, तो वैसे ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे, उनको प्यास लगी, तो उनका शिष्य आनंद उनके साथ रहता था। आनंद से कहा, आनंद जल लेकर आओ। तो आनंद पात्र लेके, अब पहले ऐसा तो था नहीं यहाँ से बॉटल खरीद ली पहले तो वही जो जलाशय होते थे वहां जाके भर के लाना होता था। तो आनंद वहां पहुंचा, देखा तो पानी मटमैला था, मिट्टी मिली हुई उस पानी में। वापस आके कहा कि भंते, अभी नगर श्रेष्ठी की गाड़ी निकली है, शकट निकला यानी रथ निकला है उस जल में से, तो अगर कोई रथ पानी में से होके जाएगा तो नीचे की सारी जमी हुई जो मिट्टी है वो ऊपर आएगी और पानी मटमैला हो जाएगा, तो मैं जल नहीं ला पाया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आनंद, तुम्हें आना नहीं था, वहां बैठ जाना था, कोई बात नहीं, अब जाओ वहां बैठो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो जल को, जब वो शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, तब ले आना। ठीक है, आनंद ने ऐसा ही किया, जल लेके आ गए। पूछा, आनंद क्या सीखा वहां? तो कहा, भंते वहां सीखने को क्या था, जल भर के ले आया। तो कहा, देखो तुम्हारा मन क्या है, उस जल की तरह है, जैसे कोई बात होती है वो आकुल व्याकुल हो जाता है, किसी के लिए तुरंत हमें भावनाएं आने लगती है, किसी के लिए अच्छी भी आएगी, किसी के लिए बुरी भी आएगी। अब आपका मन गंदा होगा, अच्छी है तो भी आप बंध तो रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, देखते रहना है, देखते रहना है। जैसे उस जल को देखा वैसे अपने मन को देखो, देखते देखते जब वो वृत्तियां शांत होगी, तो देखिए वेदांत में भी ऐसा कहते हैं कि कोई अगर साधना के पथ पे निकला है और उसकी देह छूट गई, भाई हमने सबने कॉस्ट्यूम ही तो पहने हैं, तो हम आत्मा, इस बार हम स्त्री के कॉस्ट्यूम में, हो सकता है अगले में पुरुष के हो, पिछले में कुछ और थे, नेक्स्ट में कुछ और बन जाए। तो आत्मा की यात्रा चल रही है, कॉस्ट्यूम्स अलग अलग आ गए। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अगर कहीं उलझ गया तो उलझ गया और चल रहा है, फिर उसकी जब देह छूटी तो नेक्स्ट बर्थ में उसको वापस ए से स्टार्ट नहीं करना है। जैसे ए से जेड तक साधना है, मैंने एम तक पहुंच गई मैं, तो नेक्स्ट बर्थ में मैं एन पे जाऊंगी, अब मैं वापस ए से स्टार्ट नहीं करूंगी। तो हम किसी के लिए कहते हैं ना कि इनको तो चीजें बड़ी अच्छी है, क्या कारण है, ये बच्चा बड़ा तेजस्वी, इतना छोटा बच्चा ऐसे श्लोक बोल रहा है, तो वो प्री बर्थ की साधना है। तो कहते हैं ना, बच्चा कोरा कागज खाली हाथ आए, नहीं, अपने कर्म लेके आते हैं, उसी के बेस पे देह मिलती है। तो ये छोटी छोटी कंसेप्ट्स अगर बेस क्लियर कर लोगे तो महर्षि पतंजलि को समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, अथ योगानुशासनम। चलो अब हम योग के अनुशासन की बात करते हैं। योग में अनुशासन बहुत जरूरी है। अब आप लोगों का पोस्चर गलत होता है तो मैं कह देती हूँ सीधे बैठिए, यहाँ तक कि कोई हिलते हुए भी मंत्र बोल रहा है, मैंने एक दो बार कह भी दिया, बाद में मुझे लगता है क्या पता आप लोग कुछ मुझसे एज में बड़े भी हो, हर्ट ना हो जाओ, पर फिर भी मैं कह देती हूँ, क्योंकि योग में अनुशासन बहुत जरूरी है। आपका आसन सही होना बहुत जरूरी है, हर तरह का अनुशासन जरूरी है। तो योग का अनुशासन अब बात की जा रही है, तो शिष्य से गुरुजन कह रहे हैं अथ योगानुशासनम। अब शिष्य ने पूछा, योग है क्या गुरुजी? योगश चित्त वृत्ति निरोध है, अपने चित्त की वृत्तियों को नियंत्रण में ले लो, यही योग है। फिर पूछा, तब क्या होगा? अगर मैंने चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित कर लिया तो क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा? तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, तब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। दृष्टा शब्द अच्छे से याद हो गया, कल भी पूछा गया था सांख्य दर्शन में। दृष्टा मतलब पुरुष, आत्मा, चैतन्य जिसमें है, तो आत्मा कहाँ स्थित हो जाती है? अपने स्वरूप में।
अगर व्यक्ति ने अपनी चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल कर लिया कि एक बार मन हुआ फ्राइड खाएं, समोसा सामने आया, नहीं तो नहीं, नो, नहीं तो नहीं, स्वाद इंद्रिय नियंत्रण, नासिका पे हर तरह की इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब मन सब नियंत्रित हो गए हैं, तो अब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अब पूछा कि अगर नहीं हुआ क्या हुआ फिर? तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तो आत्मा की वृत्तियों के समान वो प्रतीत होगा। तो अब अगर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं है तो फिर आत्मवृत्तियों के वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तो उसकी वृत्तियों की जो समानता है, आत्मा की जो वृत्तियां हैं वो वैसी ही प्रतीत होगी। अब पूछा अच्छा वृत्तियां क्या है? अभी वृत्ति शब्द क्या आ गया? शिष्य ने फिर गुरुजी से पूछा बताइए क्या है वृत्तियां? तो गुरुजी कह रहे हैं वृत्तयः पंचतयः है, 5 है। क्लिष्टा, क्लिष्टा कैटेगरी 2 है, मतलब टाइप्स 5 है, कैटेगरी 2 है। जैसे दर्शन पढ़े थे, आस्तिक और नास्तिक 2 कैटेगरी थी, और टाइप्स कितने हुए? फिर आस्तिक के टाइप्स निकले अलग, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा। तो वैसे ही कैटेगरी तो 2 है, या तो क्लिष्ट होगी या अक्लिष्ट होगी। ठीक है, क्लिष्ट मतलब बुरी, अक्लिष्ट मतलब क्लीन, अच्छी। और 5 प्रकार। अब पूछे कि अच्छा 5 कौन से हैं? कैटेगरी तो बता दी, क्लिष्ट अक्लिष्ट, टाइप्स नहीं बताए गुरुजी ने। तो शिष्य ने कहा अच्छा गुरुजी टाइप्स भी बता दो, 5 कौन सी है? तो गुरुजी कह रहे हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय है, 5 है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इसको सब लोग म्यूटेड हो 3 बार रीड करो, क्योंकि ये विपर्य शब्द सही नहीं बोल पाते हैं कई बार हम। थोड़ा सा इसकी बोलने की प्रैक्टिस प्रॉपर कर लो। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। स्मृति नहीं बोलोगे कोई भी, स्मृति। संस्कृत कोई नहीं बोलेगा, संस्कृत। कृष्ण, कृष्ण नहीं, कृष्ण। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब इनके अर्थ देखिए। प्रमाण यानी सही ज्ञान। जैसे मैंने आपसे कहा कि योग सूत्र बहुत अच्छी पुस्तक है, आप कहेंगे प्रमाण दीजिए। तो मैंने कहा देखिए वेदव्यास जी ने भाष्य लिखा है इस पे। वेदव्यास जी इतने महान महर्षि, अगर वो भाष्य लिख रहे हैं तो निश्चित ही अच्छी है। अब क्या प्रमाण चाहिए आपको? प्रमाण मतलब हम साधारण भाषा में कहें सबूत, एविडेंस। एविडेंस क्या है? तो सही ज्ञान होना किसी बात का। ठीक है, किसी भी बात का सही ज्ञान होना प्रमाण है। विपर्य क्या है? भ्रम। जैसे रात को मैं उठी, मेरे रूम में रस्सी पड़ी है, मुझे डाउट हो गया कि ये तो सांप है, तो मैं विपर्य में हूँ, मतलब मुझे भ्रम हो गया है। मैंने गलत को मतलब सही को कुछ गलत मान लिया है, गलत समझ होना, कंफ्यूजन होना। विकल्प क्या है? विकल्प यानी ऑप्शन, कल्पना। अब इसका एक है ना बहुत अच्छा उदाहरण सूरदास जी का लीजिए। सूरदास जी जन्म से देख नहीं सकते थे, प्रज्ञा चक्षु थे। प्रज्ञा चक्षु किसको कहते हैं? चक्षु होती है आंखें, प्रज्ञा यानी बुद्धि। तो जैसे अभी मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया ना कि विकलांग शब्द हटा दो, दिव्यांग लिखोगे। ठीक है, कि दिव्य हो गए उनके अंग। विकलांग तो मतलब बहुत एक अशिष्ट लगता है बोलने में, दिव्यांग शिष्ट लगता है। तो वैसे ही जिनके बचपन से नेत्र ना हो, बाई बर्थ जिनके नेत्र ना हो, उन्हें कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं तो उन्हें प्रज्ञा चक्षु की उपाधि दी जाती है। रामभद्राचार्य जी का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। कौन कौन जानता है आप में से रामभद्राचार्य जी को? नाम सुन रखा है, देख रखा है कभी? हाँ जी मैम, देख रखा है। मैम कई बार उनका वो प्रज्ञा चक्षु है, बचपन से नेत्र नहीं है उनके। राम मंदिर का जब विवाद चल रहा था ना कोर्ट में, उन्होंने ऐसे ऐसे साक्ष्य दिए वेदों उपनिषदों से, और उन्होंने सारे उपनिषदों पे भाष्य लिखा हुआ है। तो प्रस्थान त्रयी से होके निकले हैं वो। तो रामभद्राचार्य जी के बारे में आज सब सर्च करेंगे,
अगर हम योग पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे विद्वानों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये कितने गौरव की बात है कि हमारी एज में है वो। ये भी नहीं है कि हम 100 साल पहले जो थे हिस्ट्री की बात पढ़ रहे हैं, वर्तमान में जो जीवित है उनके बारे में तो हम जाने। तो आज सब सर्च करेंगे गूगल पे राम भद्राचार्य जी के बारे में। हाँ मैम, याद आया वो पूजा के टाइम में जो स्थापना हुआ था, तो वो थे। वो तो किशोर जी महाराज जिन्होंने मोदी जी को वो जल पिलाया था। नहीं, वो आंख ये अच्छा, प्रज्ञा चक्षु है, ठीक है। चलिए, तो सूरदास जी प्रज्ञा चक्षु थे, जन्म से अंधे थे। उन्होंने कभी भी संसार को देखा ही नहीं कि कोई गहने कैसे पहनता है, पुष्प किस रंग के होते हैं, कोई माखन खाता है बच्चा तो उसका मुंह कैसे सन जाता है, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन कृष्ण भगवान के बारे में उनके पद देखिए आप, इतने अच्छे अच्छे पद उन्होंने लिखे कि श्रृंगार तक के वनमाला, मकराकृत कुंडल, अधरों पे बंसी, पीतांबर धारण कर रखा है। कोई सुनेगा भी किसी से तो कितना लिख लेगा बताओ। उनको तो भक्ति सिद्ध थी ना। अब ये विकल्प है कि शब्द के आधार पे ऐसा वर्णन कर देना, अपनी कल्पना के आधार पे ऐसा वर्णन कर देना कि जो सत्य प्रतीत हो, तो वो विकल्प है। निद्रा क्या है? अभाव का अनुभव। नींद आ गई, निद्रा आ गई, गहरी आई, अच्छी नहीं आई, वो क्या है? वृत्ति है एक प्रकार की। निद्रा भी एक वृत्ति का ही प्रकार है। स्मृति क्या है? पूर्व अनुभव का पुनः जागरण। पिछले 20 साल से मैं उस मंदिर में नहीं गई, लेकिन मैं जैसे ही गई मुझे याद आ गया, अरे यहाँ तो मैं अपने दादाजी के साथ आती थी, मेरी दादी सा के साथ आती थी। तो मुझे पुरानी स्मृतियां, मेरे दादाजी ऐसे कहते थे, दादी ऐसे कहती थी, मुझे यहाँ ऐसे प्रसाद मिलता था। 20 साल से उस मंदिर में कदम नहीं रखा हमने, और जैसे ही हम पहुंचे पुरानी स्मृतियां आ गई। तो किसी भी एक स्मृति के आते ही पूरी सीरीज आ जाना, ये भी वृत्ति है। तो चित्त क्या है? चित्त संस्कारों का एक स्टोर हाउस है। उसमें अच्छे संस्कार भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो वो जब सब भरे हुए हैं तो हमारा चित्त भरा हुआ है। तो उनको जब खाली करना है, वृत्तियों को, तो फिर हम मोक्ष की तरफ पहुंचेंगे। जो जितना भरा होगा उसकी जर्नी उतनी ही टफ होगी, जो जितना लाइट होगा उसकी जर्नी उतनी ही स्मूथ होगी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पातंजल योग सूत्र। 4 पाद हैं, चारों पादों के नाम, कितने कितने सूत्र हैं वो लर्न होंगे। फिर हमने सबसे पहले पढ़ा कि कहाँ से शुरू करें, तो अनुशासन से। अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन शुरू हो रहा है। तो भाई योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों पे नियंत्रण कर लो। अगर कर लिया तो क्या होगा? तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो फिर पूछा कि अगर नहीं किया तो क्या होगा? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो ठीक है, वो पहले के समान ही वृत्तियों में उलझा रहेगा। तो वृत्तियां क्या होती है, कितने प्रकार की है, क्या कैटेगरी है? तो वृत्तीय है पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, 5 है। कैटेगरी 2 है क्लिष्ट बुरी, अक्लिष्ट अच्छी, एकदम साफ क्लीन। तो चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार की? 5। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय है। प्रमाण क्या है? सही ज्ञान होना, राइट नॉलेज। विपर्य क्या है? कंफ्यूजन। विकल्प क्या है? ऑप्शन, जिसमें कल्पना। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल परिचय देख रहे हैं हम, इनको और विस्तार से देखेंगे अभी। निद्रा क्या है? अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। जहां अभाव हो जाता है, अभाव का अनुभव हो जाता है, वो नींद है। स्मृति क्या है? कि पहले की कोई पुरानी मेमोरी है, उसकी वजह से 10 और मेमोरीज निकल के आ गई। मैं सफाई कर रही हूँ पुराना कुछ, एक मुझे कोई गिफ्ट मिला तो मुझे याद आ गया कि अरे ये तो शादी से पहले जब हस्बैंड मिलने आए, एंगेजमेंट हुई हमारी, तब लेके आए थे। अब इतनी पुरानी सारी मेमोरीज लौट के आ गई। एक छोटा सा कुछ क्लू निकला और बहुत सारी सीरीज चल गई, तो वो स्मृति है। अब आएंगे प्रत्यक्षानुमाना गमः प्रमाणानि। प्रमाण, सही ज्ञान कितने प्रकार का है? 3। प्रत्यक्ष, अभी हम लोग
बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष हैं हम, भले डिजिटली हैं बट हम प्रत्यक्ष हैं। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, तो ये प्रत्यक्ष है। तो नॉलेज कैसे आती है, ज्ञान कैसे आता है? सीधे अनुभव से। हम किसी भी चीज का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान ले लेते हैं या फिर अनुमान से लेते हैं। मैं बाहर बालकनी में गई, मुझे धुआं उठता दिखा, तो मैंने क्या अनुमान लगाया, अरे कहीं आग तो नहीं लग गई वहां, धुआं क्यों उठ रहा है। फिर मैंने फिर से कुछ संकेत के, हो सकता है सर्दी है, लोग अलाव जला लेते हैं, तो कोई अलाव जला के बैठा है इसलिए धुआं उठ रहा है। तो ये मेरे अनुमान है, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या सच में आग लगी है या सच में लोगों ने अलाव जला रखा है। आगम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में कोई बात लिखी है, अब इतना पवित्र शास्त्र है तो वो बात तो गलत नहीं होगी ना, तो वो आगम है। तो मैं क्या कहूंगी, अरे ये बात तो आगम से निकली है, वहां से पता लगी है मुझे, या मेरे गुरुजनों ने मुझे बताई है। अब जैसे एक संध्योपासना की पुस्तक है, उसमें लिखा है कि पीत शेषम पाद शेषम संध्या शेषम जल है, उसको अगर पीते हैं तो वो मूत्र के समान त्याज्य है। जैसे हम यूरिन त्याज्य समझते हैं ना, कि हैंड वॉश करते हैं, बच्चे का यूरिन भी साफ करते हैं अपने, तो वॉश करते हैं हैंड वॉश से, वैसे ही अगर पानी पी के किसी का बचा हुआ पानी रखा है तो वो नहीं पीना चाहिए। ठोकर लग जाती है ग्लास पे, उसका बचा पानी नहीं पीना चाहिए। संध्या की है किसी ने, संध्या वंदन, उसका बचा पानी नहीं पीना चाहिए, वो बाहर डाल दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने मुझसे पूछा आप ये बात कैसे कह सकती हैं, तो मैं कहूंगी भाई आगम है, हमारी स्मृतियों में श्रुतियों में लिखी हुई है, इतनी पवित्र किताबों में जो बात है तो ये वहां से निकल के आई है, या ये किसी सदगुरु ने, ऐसा नहीं गुरु हर कोई गुरु बनने के योग्य भी नहीं होते हैं, तो जो सदगुरु है उन्होंने अगर ये बात कही है तो फिर ये प्रमाण है। प्रमाण मतलब जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट नॉलेज, सही नॉलेज। तो ये कितने प्रकार की है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। ठीक है, अब पूछे विपर्य क्या है? हाँ बोलिए चारुल जी। मैम जो 6th वाला है ना, ये प्रमाण विपर्य वाला, तो हम क्या इनको क्लिष्ट और अक्लिष्ट में बता सकते हैं कि इनमें पांचों में से कौन सा क्लिष्ट है, कौन सा अक्लिष्ट की कैटेगरी में आता है? वो सब आएंगे इसमें, विकल्प भी आएगा, वो अभी आगे और एग्जाम्पल से मैं और क्लैरिफाई, मैंने नोट्स ऐसे बनाए कि आगे आपको इसके उदाहरण भी मिलेंगे अभी। हाँ बोलिए। प्रत्यक्षानुगामः प्रमाणानि, ये हो गया हमारा। अब है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्ययो, विपर्यय वह ज्ञान है जिसमें किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप से गलत समझ लिया जाता है। इसे मिथ्या ज्ञान या भ्रम कहते हैं। मैंने रस्सी में सांप समझ लेने का उदाहरण दिया। कई बार कोई कपड़ा सूख रहा होता है, ऐसी ऐसी कहानियां जोक्स हम पढ़ते हैं ना, कि बाहर कपड़ा सूख रहा है व्हाइट कलर का, वो हिल रहा है, तो वो किसी ने इमेजिन करके अरे भूत है, सफेद कपड़ों में भूत आया है, डर गए, फिर पता किया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ ड्रेस सूख रही है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द ज्ञानानुपाति, विकल्प वह ज्ञान है जो केवल शब्दों पे आधारित है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इसे कल्पना या मानसिक भ्रम कहा जाता है। अब आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये क्यों आया, क्या है, क्यों, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ सवाल आप लोगों के मन में आ रहे होंगे जिन्होंने पहली बार पढ़ा है। तो आप इस वाले में तो सूरदास जी का एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिए। सूरदास जी ने कभी भी आंखें नहीं थी, दुनिया नहीं देखी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का, सौंदर्य का इतना सुंदर चित्रण किया है उन्होंने। तो शब्द ज्ञानानुपाति, केवल शब्दों पे आधारित, विकल्प वह ज्ञान है। वो उदाहरण ले लो आप। अब निद्रा क्या है? चित्त की एक वृत्ति है। ठीक है, तो अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। इसमें मन किसी एक विषय को नहीं पकड़ता, बल्कि कुछ न होने का अनुभव करता है। तो निद्रा क्या है? चित्त की एक वृत्ति है। और जहां पे अभाव का आलंबन रहता है, आलंबन मतलब सहारा, सपोर्ट, तो कुछ नहीं होना, अभाव है, इस बात का अभाव है, ये निद्रा है।
अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। स्मृति क्या है कि पहले कोई घटना घटी, वो नाश नहीं हुई, फिर से याद आ गई हमें, तो वो पूरी सीरीज याद आ गई। अब सबसे लास्ट में 12वां जो आपके सिलेबस में अभी 1 to 12, 1 मिनट कंप्लीट कर ले। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अब कोई पूछे कि अरे इतनी वृत्तियां हैं, अब ये कोई तो क्लिष्ट है, कोई अक्लिष्ट है, कोई दोनों टाइप की है, अब ये अगर चित्त पे जमती जाएगी लेयर लेयर लेयर, फिर व्यक्ति का कैसे होगा मोक्ष? वो तो फिर उलझा ही रहेगा ना संसार में, बार बार रिबर्थ 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 आता ही रहेगा, कैसे पॉसिबल है? तो फिर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अरे भाई, चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना है तो अभ्यास करो, वैराग्य करो, तो अपने आप होगा। अब आज सूक्ष्म व्यायाम की क्लास हुई स्थूल की, तो मैंने क्या कहा, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, उसको बार बार चिंतन में लाओ, अपने आप लर्न हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी, आदत हो जाएगी। तो नियमित अभ्यास कोई करेगा। और वैराग्य क्या होता है? विराग होना। राग तो जुड़ाव, विराग मतलब अलग होना। मतलब अब मेरा इससे इंटरेस्ट हट गया, पहले मुझे समोसा और रसगुल्ला देखते कंट्रोल नहीं होता था, और अब मुझे वैराग्य हो गया, मुझे देखते ही लगता है क्यों खाना है, छोड़ो, ये कोई अच्छी चीज है थोड़ी है, ये तो बहुत नुकसान करती है हेल्थ को। तो अब मैंने अपनी आसक्ति का त्याग कर दिया। राग मतलब तो पकड़, विराग यानी अलग हो जाना, वैराग्य हो जाना। यस, अब बताइए किसने पूछा था, हैंड रेज हुआ था? मैम 10th नंबर पे है ना वो नींद वाला, निद्रा वाला, मैम वो समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, अभी एग्जाम्पल्स नीचे इसीलिए नोट्स ऐसे डिजाइन किए हैं। सबसे ऊपर तो शॉर्ट टेस्ट है आपके, फिर मैंने उनको थोड़ा ब्रीफ किया, अब आपको पूरा डिटेल और समझाएंगे। और आप चिंता मत कीजिए, मैम समझाएंगे, वो समझाएंगे तो बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, प्रमाण का एक शब्द में अर्थ बताएं, राइट नॉलेज, सही ज्ञान। अब प्रमाण में वह प्रमाण वह होता है जो सही और सत्य होता है, 3 तरीके से मिलता है। तो अब प्रत्यक्ष मतलब आप और हम प्रत्यक्ष हैं अभी क्लास में, ऑनलाइन क्लास जरूर है, फिर भी हम प्रत्यक्ष है, बोथ ऑल ऑफ अस कैन सी ईच अदर। तो आंख से देखना, कान से सुनना। अब आग को जलते हुए देखा तो पता है कि वो जरूर गर्म है, हम हाथ नहीं लगाते हैं, आग है ये तो। बच्चे को नहीं पता, वो कर सकता है ऐसा, पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि आग प्रत्यक्ष है हमारे सामने। अब अनुमान क्या है कि मैंने उदाहरण दिया कि धुआं उठ के आ रहा है, तो हमें क्या लग रहा है, किसी के यहाँ तो आग लगी है, या कोई अलाव चला रहा है, तो ये निष्कर्ष निकालना। आगम क्या है कि गुरुजनों ने, शास्त्रों ने कहा आत्मा अजर अमर है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने केवल शास्त्र में पढ़ के क्या आत्मा अजर अमर है, भाई पता है रिबर्थ हो रहे हैं, रोज नई नई आत्माएं जन्म लेके आ रही है, तो ये हम देख पा रहे हैं ना, तभी हम समझ रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है। ये आगम, किसी शास्त्र से निकलना। अब है विपर्य, भ्रम या ज्ञान। अब वस्तु कुछ और है, दिखाई कुछ और दे रहा है। तो अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, या फिर रेगिस्तान में पानी दिखाई दिया, बहुत प्यास लगी है, मिट्टी है दूर दूर तक, दूर वहां कुछ चमकीला दिखा, लगा पानी है, दौड़ के वहां गए तो वहां पानी नहीं था, फिर थोड़ी दूर फिर लगा अब यहाँ है। हमें ऐसे ही क्षितिज का लगता है ना, धरती और आकाश मिल रहे हैं, बहुत दूर ग्राउंड पे देखते हैं, तो वो होता है क्षितिज, हॉरिजन। हम सोचते हैं चलो उस पॉइंट को देखते हैं जहाँ धरती और आकाश का मिलन हो रहा है, वहां पहुंचते हैं, फिर वो आगे, फिर आगे, आप कितना ही चले जाओ ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ मिलन होता है। वैसे ही मृग तृष्णा होती है ना, हिरण के लिए कहते हैं ना, हिरण रेगिस्तान में भटकता रहता है, उसको कहीं पानी नहीं मिलता, तो वो विपर्य है, भ्रम है, गलत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। अब विकल्प का उदाहरण देखिए, कल्पना पे आधारित है। जैसे कोई बच्चा कहे मेरे कमरे में भूत है, तो अब बच्चे की कल्पना, एक्चुअल में भूत होते नहीं है। कवि कहे चांद मुस्कुरा रहा है, अब कवि लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। चांद मुस्कुरा रहा है, डालियां हिलकर मेरा स्वागत कर रही थी, टहनियों ने भी सिर झुकाया, पुष्पों ने तो मेरा आलिंगन ही कर लिया, ऐसी ऐसी कविताएं कवि लिखते हैं। तो ये सब के सब कल्पना पे है, ऐसा एक्चुअल थोड़ी होता है। चांद मुस्कुराता है क्या? प्लेनेट है वो। निद्रा का देखिए, अब ये कंफ्यूजन आया था। नींद में मन किसी वस्तु को नहीं जानता, फिर भी हमें अनुभव होता है कि हम सोए थे।
जब हम सो के उठते हैं तो कहते हैं ना आज तो बहुत अच्छी नींद आई, आज अच्छी नहीं आई। अब हमें कई बार, आपको कभी ऐसा हुआ है कि सपने में भी सपना आया, मतलब आप ड्रीम में हैं और आप उसमें किसी से बात करते हुए क्या कह रहे हैं, देखो मुझे सपने में तुम दिखे और आज तुम मुझे मिल भी गए, और सुबह उठ के हमें याद आता है कि एक्चुअली वो भी ड्रीम था। तो जब जिस दिन इस टाइप के सपने आ जाए ना, तो समझ लेना अब आपकी अंतर यात्रा शुरू हो गई है, आप अंदर आने लगे हो। अगर किसी को ऐसा फील होता है तो एक बहुत अच्छा साइन है ये। तो अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, जब अभाव हो जाता है उस वृत्ति को निद्रा कहते हैं। जैसे मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई, तो मतलब गहरी नींद आई, तो हमें नींद की क्वालिटी पता थी ना अपनी, कि कल रात को मैं देर से सोई, सुबह जल्दी उठी, लेकिन मुझे नींद इतनी अच्छी आई कि मेरी सारी थकान दूर हो गई। तो ये जब अभाव हो गया नॉलेज का, मतलब नींद आती है तो सबसे पहले हमारी स्थूल जो शरीर है वो शिथिल होता है, हाथ पांव आंखें इनकी हलचल धीरे धीरे कम होती है। फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स सोने लगते हैं अंदर से, मतलब लाइक हमारे लंग्स, हार्ट, किडनी, ये तो नॉन स्टॉप काम करते हैं। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सुला सकते हैं। ब्रेन हमारा थोड़ा शिथिल स्थिति में आ जाता है। फिर हमारी जो कॉन्शियस बातें थी वो सबकॉन्शियस में गई। अब जो चीजें पूरी नहीं हो पाई वो हमें सपने के रूप में दिखी। लाइक मुझे कोई मेरी ओल्ड फ्रेंड है, बहुत टाइम से नहीं मिली, उसकी याद है, तो मुझे वो फिर सपने में दिखेगी, अगर वो चीज अवचेतन में दबी है तो ये सारी की सारी चीजें साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है और यहाँ राजयोग में इस तरह से कनेक्ट हो रही है। आई थिंक कुछ बेटर समझ में आया ये उदाहरण देख के, नींद वाला, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। बाकी फिर वापस देखना नोट्स को, लिखना थोड़ा सा, ये चीजें थोड़ी सी गूढ़ है लेकिन एक बार समझ में आ गई तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब स्मृति देखिए, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, जो अनुभव पहले हुआ हो उसका सुरक्षित रहना और फिर वापस से याद आ जाना, वो है स्मृति। फिर बचपन का कोई गीत सुन के पुरानी यादें जाग जाना, अपने स्कूल का पहला दिन हमें आज भी याद होना, ये सारी चीजें क्या है, स्मृति है ना, पुरानी सारी बातें याद। अब इसके बाद सबसे लास्ट में फिर जब पूछा गया कि ये तो हमने सब जान लिया, अब बताइए कि चित्त की वृत्तियों पे फिर कंट्रोल हो कैसे करेंगे। तो फिर क्या कहा महर्षि पतंजलि ने, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। ये 12वां सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी तो आप सब सीक्वेंस लर्न कर लेना, इसमें से प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है वो अपने आप में बहुत गहरे अर्थ रखता है। तो अभ्यास का अर्थ भी पता होना चाहिए आपको, वैराग्य क्या है वो भी। आगे हालांकि सूत्रों में और इनको डिफाइन किया, बट आपके सिलेबस में यहाँ तक ही है। इसके बाद फिर सीधा दूसरे पाद में जो अष्टांग योग है ना, वो आएगा आपका। अष्टांग योग में बहिरंग अंतरंग के भी शायद कुछ सूत्र होंगे सिलेबस में, बट ये 1 to 12 तो सबको करना है। अब देखिए, ओरिजिनल सूत्र अगर लर्न कर लिए, फर्स्ट हैंड इंप्रेशन जाता है। मुझसे लेवल 6 में ईश्वर की अवधारणा पूछी गई थी, मैंने सूत्र बोले, कुछ भी नहीं बोला। क्लेश कर्म विपाकाशयी परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर है, मतलब जो भी 4-6 सूत्र रिलेटेड है उनको बिल्कुल लाइन से बोल दो। एग्जामिनर हिंदी में कुछ पूछेंगे ही नहीं आपसे, कोई उसका एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन, नथिंग, इतना बोल दिया तो इनको अगर सीक्वेंस से 12 सूत्र जिन्हें भी लर्न हो गए ना, बहुत अच्छा रहेगा। और एक दिन में नहीं होंगे, ये निश्चित मानिए। आज आप केवल इनके 4 पाद के नाम, कितने कितने सूत्र हैं वो लर्न कर सकते हैं, वो तो करने ही है। बट ये 12 सूत्र का टारगेट आप 1 हफ्ते का 8 दिन का रखिए, और उसको भी नियमित पाठ करना है। बचपन में हनुमान चालीसा कैसे याद हुई होगी भाई, माता जी रोज नहाने के बाद दे के बिठा देती थी पढ़ने, 7 दिन 8 दिन पढ़ी, याद हो गई थी ना, आज भी याद होगी भाई, मुझे तो ऐसे ही हुई है, तो आपको भी हो जाएगी। तो ये सूत्र ऐसे ही करना है, आपको डेली पढ़ना है 12 सूत्र का रोज। ये अभी अगर आप कोई पाठ करते हैं डेली, वो पुस्तकें साइड में रखिए, अभी यही आपकी पाठ पूजा है।
यही आपका पाठ है, यही मंत्र है, यही सब है। जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता है ना, बाकी चीजें छोड़ दो, इन्हीं का पाठ करो। ठीक है, अब कोई भी समस्या है नोट करके रखिए, कल वापस ले लेंगे इसी को। अगर कहीं किसी पॉइंट में लग रहा है वापस से रिवीजन ले लेंगे, डिटेल में ले लेंगे, और कल और कुछ एग्जाम्पल्स मैं ऐड कर दूंगी इसमें। ठीक है, चलिए प्रार्थना करें। दृढ़ैन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ैन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो केरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासू हो ये निवेरो, सूर कहाँ कहे दिविद आंधरो, बिना मूल को चेरो केरो भरोसो, दृढ़ैन चरणन केरो। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे, मुखमंडल पे लगाएंगे, धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। हरिओम। ये सूरदास जी का पद है, आज सूरदास जी का उल्लेख हुआ इसलिए मैं रोक नहीं पाई उसको गाने से। चलिए हरिओम, कल मिलते हैं, सब कुछ रिवीजन करके आएंगे सभी।